दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर वर्षा वरवणकर। महाराष्ट्र मंडल रायपुर की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र मंडल रायपुर हमारे छत्तीसगढ़ की अपितु पूरे भारत की 85 वर्ष पुरानी संस्था है, जो कि सामाजिक प्रतिबद्धता के अंतर्गत सालों से काम करती जा रही है। मैं डॉक्टर वर्षा वरवणकर महाराष्ट्र मंडल की आजीवन सदस्य होने के साथ साथ मेरा ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ के जो व्यक्तित्व विकास प्रकल्प की उसकी शुरू से मैं सदस्य रही हूँ। और उसी के तहत महाराष्ट्र मंडल रायपुर संवाद करके जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, और इसका जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दृष्टिकोण, और हम बात करेंगे यहाँ पे करियर प्लानिंग के बारे में। मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, करियर काउंसलर हूँ, और उससे ज़्यादा मैं महाराष्ट्र मंडल रायपुर की आजीवन सदस्य हूँ। दोस्तों, पिछले 3 महीने से ना सिर्फ भारत अपितु पूरा विश्व एक कोविड या कोरोना नामक महामारी से गुजर रहा है। परिस्थितियां बहुत चेंज हो चुकी है। अब हम नॉर्मल से न्यू नॉर्मल की सिचुएशन में आ रहे हैं, किंतु इसके बावजूद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था महाराष्ट्र मंडल आज भी, जैसा कि आज से 3 महीने पहले काम कर रही थी, वैसा काम वो आज भी करती आ रही है। हमने लॉकडाउन के दौरान 15,000 से ज्यादा लोगों को भोजन के पैकेट्स का वितरण किया है, 3,000 से ज्यादा मास्क का वितरण किया है। और चूंकि लोग घर में रह रहे थे और आइसोलेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, अकेलापन हो रहा था, तो हमारे यहाँ हम लोगों ने अभी तक लगभग 50 से ज्यादा मिले सुर हमारा महाराष्ट्र मंडल के तत्वाधान में, और हमारी टीम ने मिलकर उसके मिला सुर हमारा में संगीतमय प्रस्तुति की। रोज 8 बजे महाराष्ट्र मंडल के परिवार के सदस्यों के लिए ज्ञानवर्धक क्विज का आयोजन किया गया। और इसके अलावा हमने घर बैठे ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करके, डिजिटल मीडिया का उपयोग करके हम लोगों ने, चाहे वो फैंसी ड्रेस स्पर्धा हो, चाहे सलाद स्पर्धा हो, चाहे उखाड़े स्पर्धा हो, इस प्रकार की सभी स्पर्धाएं हम लोग करते गए। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि आप परेशान ना हो, आपको अकेलापन ना लगे, और हम डिजिटल मीडिया के द्वारा एक दूसरे से हम कनेक्टेड रहे। और दोस्तों, मैं आपको, चूंकि मैं करियर से काउंसलर हूँ, करियर से जुड़ी हुई हूँ, हमारा जो संत ज्ञानेश्वर स्कूल है महाराष्ट्र मंडल द्वारा संचालित प्रकल्प है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी एक अभूतपूर्व योजना है जिसका नाम है बुक बैंक। बच्चे एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, और जो किताबें उनके उपयोग की नहीं रहती हैं उन्हें या तो रद्दी में बेच दिया जाता है या उसे ऐसे ही पड़े रहने दिया जाता है। तो इस प्रोग्राम को सुनने वाले मेरे सारे दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आपके आसपास या आपके घर में कोई भी क्लास की जो किताबें हो, चाहे वो हिंदी मीडियम की हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम की हो, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं की हो, आप महाराष्ट्र मंडल में बुक बैंक योजना में दे सकते हैं। और विश्वास रखिए कि सही और उचित अभ्यर्थियों तक वो किताबों का विवरण किया जाएगा। तो ये तो हुई बात महाराष्ट्र मंडल रायपुर के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है कि 10वीं के बाद सब्जेक्ट्स का चयन और कैरियर का चयन कैसा करें। तो मेरे साथ अभी बहुत सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, और अभी हम जो देख रहे हैं कि माता पिता भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो 10वीं का जो मोड़ रहता है वो किसी भी व्यक्ति की जिंदगी का, किसी भी बच्चे की जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट मोड़ होता है, क्योंकि उस समय उसे डिसाइड करना पड़ता है कि उसे कौन से सब्जेक्ट का चयन करना है, और वो सब्जेक्ट उसे कौन सी डायरेक्शन में आगे ले जाएगा। जैसे हम एक चौराहे पे खड़े रहते हैं, एक रास्ता रायपुर जा रहा है, एक रास्ता जगदलपुर जा रहा है, एक नागपुर जा रहा है, तो हमें यह डिसाइड करना पड़ता है कि हमारी मंजिल क्या है, और उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा रास्ता का चयन करना पड़ेगा। और पिछले 3 महीने से जो सबसे ज्यादा शब्द भी बोला गया है, कोरोना। तो कोरोना के कारण कैरियर प्लानिंग के तरीके भी बदल गए हैं, और अब
हमको अपने करियर की प्लानिंग इस तरीके से करना पड़ेगी कि जो पोस्ट कोरोना जो करियर्स बनेंगे उसमें हमारे साथ में वो स्किल्स डेवलप होना चाहिए। देखिए अभी पिछले 3 महीने 4 महीने से हम लगातार हमने ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटलाइजेशन, देन ऑनलाइन टीचिंग, ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और कंप्यूटर्स, ये सब चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा आती जा रही है हमारे कानों में। हर चीज़ अभी ऑनलाइन हो रहा था। अभी तो हम सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे, अब टीचिंग भी ऑनलाइन हो रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है, हम ई कॉमर्स पे जा रहे हैं। तो अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी हमको जिस भी करियर की प्लानिंग करना हो, तो वो जो करियर की हम जो प्लानिंग करेंगे उसमें हमको ये कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल्स को अपने आप को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए रही बात ये है कि जब हम करियर प्लानिंग की बात करते हैं तो जो करियर है बेसिकली एक वो पिज़्ज़ा की तरह होता है कि जो आपका एक जो बेस बनाता है और उस पिज़्ज़ा पे आप क्या टॉपिंग डालते हैं वो आपकी स्किल्स होती है। तो हमको बेसिक करियर तो प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि करियर प्लानिंग से आपको आवश्यकता क्यों है? करियर है वो चीज़ है जो हमको ज़िंदगी में आगे ले जाती है और आगे ले जाती है, हमारे जीवन यापन का माध्यम बनता है, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का वो माध्यम बनता है। और पैसा जो रहता है वो करियर के लिए एक बाई प्रोडक्ट हो जाता है। ज़िंदगी में पैसा सब कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ ज़रूर होता है। तो हम हमेशा जब भी करियर प्लानिंग की बात करते हैं तो उसमें ये ज़रूर देखते हैं कि हमको उसमें फाइनेंशियल गेन कितना हो रहा है। इसके अलावा क्या उस करियर से हमको रिस्पेक्ट प्राप्त हो रही है, क्या उस करियर से हमको नाम मिल रहा है, क्या उस करियर में सिक्योरिटी है, क्या उस करियर में सुरक्षा है। और सबसे ज़्यादा कि आपने अपनी ज़िंदगी में जिस करियर को प्लान किया है और जिस करियर को चुना है उस करियर से आपको खुशी मिल पा रही है कि नहीं। क्योंकि आप भले ही लाखों या करोड़ों रुपए कमा लें, लेकिन अगर आपके मन की शांति नहीं है और अगर आप रात को शांति से नहीं सो पा रहे हैं तो वो करियर आपको कभी भी सुकून नहीं देगा। तो करियर की प्लानिंग करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि करियर ऐसा चुने जो आपको खुशी दे, जो आपको प्रसन्नता दे और उसको काम करने के बाद आपके मन में एक पॉजिटिव फीलिंग आए कि हाँ, आज दिन भर में 8 या 10 घंटे मैंने जो अपनी ज़िंदगी के व्यतीत किए हैं उससे मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और अब क्या है, करियर प्लानिंग के क्या तरीके हो सकते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड तरीकों की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड तरीके में नॉर्मली करियर प्लानिंग के लिए जो 3 P's के तरीके होते हैं, सबसे पहला होता है पेरेंटल चॉइस, माता पिता की चॉइस, दूसरा होता है कि आपके परसेंटेज और तीसरा होता है आपका पीयर प्रेशर। तो सबसे पहले मैं आती हूँ पेरेंटल चॉइस पे। नॉर्मली हर माता पिता की ये इच्छा होती है कि हम जो जिंदगी में नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं हमारी कुछ अतृप्त इच्छाएं, अतृप्त आकांक्षाएं रहती हैं जो हम अपने बच्चों के साथ में हम उसको आगे पूरा करना चाहते हैं। अपने 25 साल के काउंसलिंग के करियर में मैंने देखा है कि बहुत सारे माता पिता जो खुद आईएएस नहीं बन पाए थे वो अपने बच्चे को आईएएस बनाना चाहते हैं, या उनका खुद का क्लिनिक है, वो डॉक्टर है, पति पत्नी ने बहुत अच्छा क्लिनिक बना के रखा है तो वो अपने बच्चे को सिर्फ इसीलिए डॉक्टर बनाना चाहते हैं कि उनके पास करोड़ों का क्लिनिक हो और आगे चलकर उनका बच्चा उस करियर में आगे काम कर सके। या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि मैं चूंकि इस बिजनेस में गया हूँ या इस करियर में गया हूँ और मैं इस करियर से खुश नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने बच्चे को उस करियर में नहीं जाने दूंगा। तो इस प्रोग्राम को देखने वाले मेरे सारे माता पिता से मेरा अनुरोध है कि आपका जो काम है, आपको अपने बच्चे को सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है, बच्चे को सही ढंग से आपको गाइडेंस देना है और उनको जो जो आप अच्छा स्कूल दे सकते हैं, अच्छा कोचिंग दे सकते हैं, उनको अच्छी व्यवस्थाएं दे सकते हैं, पर अपने सपनों को बच्चे पर मत थोपिए।
बच्चे के साथ, पेरेंट के साथ साथ उसके साथ उसका मेंटर बनिए, उसका एक सलाहकार बनिए और उसके बाद ही बच्चे के ऊपर करियर की प्लानिंग का उसको सिलेक्शन, उसको सारे ऑप्शंस देकर आप उस पर छोड़ दीजिए। दूसरा एक होता है परसेंटेज। नॉर्मली ये होता है कि जिसके परसेंटेज अच्छे आ रहे हैं उसको गणित लेना चाहिए, उससे थोड़े परसेंटेज कम आ रहे हैं, या फिर कई बच्चे ऐसे हैं जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो इंटरेस्ट है लेकिन जिनको बायोलॉजी अच्छी नहीं लगती है, सॉरी जिनको मैथ्स अच्छा नहीं लगता है तो वो बायो की फील्ड में जाना चाहते हैं। तो आप गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री ले रहे हैं या फिर आप दूसरी बार आप साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और आप बायोलॉजी ले सकते हैं। तीसरे बच्चे हैं जिनको साइंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उनका परसेंटेज भी कम है, तो भाई चलो कॉमर्स ले लो। और जिसका को कॉमर्स भी अच्छा नहीं लग रहा है, साइंस भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनके टीचर बोल देते हैं कि पेरेंट्स बोल देते हैं कि बेटा कैसे भी करके 12th कर ले तो तू आर्ट्स लेके पढ़ाई कर ले। तो लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे कि समय बदल रहा है वैसे ही कोरोना के साथ तो अभी सिचुएशंस और ज़्यादा बदलेंगी, हमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होकर रहना पड़ेगा। और वैसे भी मैं अभी बताऊं कि ज़माना बदल रहा है, अभी जिन बच्चों का 95-98% क्लास 12th में आ रहा है उसके बावजूद वो कॉमर्स ले रहे हैं और वो ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं और वो आर्ट्स की फील्ड में वो आगे बढ़ रहे हैं। वो आर्ट्स की फील्ड में वो आर्ट्स की फील्ड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उसके अलावा ये हो रहा है कि आप जब कॉमर्स में जा रहे हैं और ह्यूमैनिटीज में जा रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करो, चाहे आप मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करो, तो वहाँ के जो कट ऑफ्स हैं अभी 98 और 99% इवन 100% जा रहे हैं। तो अब जमाना बदल गया है, अब आप ये नहीं बोल सकते कि चूंकि वो बच्चा पढ़ने में कमजोर रहा है इसलिए उस बच्चे ने कॉमर्स लिया है, उसने आर्ट्स लिया है। और तीसरा जो होता है वो आपका पीयर प्रेशर है। पीयर प्रेशर मतलब दोस्तों को देखकर, मेरा जो बचपन से मेरे साथ दोस्त पढ़ा है अगर वो कॉमर्स ले रहा है तो मैं भी कॉमर्स ले रहा हूँ, अगर वो साइंस ले रहा है तो मैं साइंस ले रहा हूँ, ताकि हम दोनों साथ में मिलकर हम लोग पढ़ाई कर सके और साथ में हम लोग अपने करियर की प्लानिंग कर सके। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जो 3P है, पेरेंटल प्रेशर, परसेंटेज और पीयर लर्निंग, जमाना अब हो गया। अब हमको अपने बच्चों के पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा, हमको अपने बच्चे के एप्टीट्यूड पे काम करना पड़ेगा और हमको अपने बच्चे के इंटरेस्ट पे काम करना पड़ेगा। तो अगर मैं सबसे पहले इंटरेस्ट की बात आती हूँ तो हमारे स्कूलों में और हमारे उसमें ये जो पढ़ाई जो हमको कराई जाती है उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो एकेडमिक अचीवमेंट्स होते हैं वो एकेडमिक अचीवमेंट्स का बच्चे के सब्जेक्ट से पूरा इंटरेस्ट रहता है कि मुझे मैथ्स अच्छा लगता है तो मैं मैथ्स पढ़ूंगा, लगातार मैथ्स की प्रैक्टिस करूंगा, मुझे केमिस्ट्री अच्छा लगता है तो मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिजिक्स पढ़ूंगा। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे की रुचि है वो बच्चे के परसेंटेज के साथ जुड़ी हुई रहती है, इसीलिए हमारा कहीं ना कहीं एक क्राइटेरिया रहता है कि बच्चे का इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट्स में है उसको उसमें आगे जाने दो। देखिए आपने देखा होगा ना कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको अच्छी लगती हैं और हम उनको बार बार करना चाहते हैं। जैसे मुझे यदि किसी को किताब पढ़ने का इंटरेस्ट है तो वो बार बार किताब पढ़ेगा, किसी को रंगोली डालने का इंटरेस्ट है तो वो रंगोली डालेगा, किसी को सिलाई कढ़ाई करने का इंटरेस्ट है। ऐसे ही आपका जिस सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होगा उस सब्जेक्ट्स को आप बार बार पढ़ना चाहेंगे तो उससे आपका इंटरेस्ट पता चलेगा, उससे आपकी रुचि पता चलेगी। अब हम आते हैं आपकी पर्सनालिटी पे। आपकी पर्सनालिटी आपका व्यक्तित्व है। इंटरेस्ट तो क्या है, जब वक्त के साथ बदलता रहता है। जैसे ये हाथ की रेखाएं होती है ना कि आज आपकी हाथ की रेखाएं कुछ बोल रही हैं, ज्योतिषी के पास आप जाते हो तो कुछ दिन बाद जाकर वो बोलते हैं कि नहीं अभी आपकी हाथ की रेखाएं बदल गई हैं। तो ऐसे ही आपका इंटरेस्ट आसपास के एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है।
बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और बोलते हैं हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। भाई क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो? क्योंकि हमने आसपास सारी फैमिली में डॉक्टर को ही देखा है, इसीलिए हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। आपका इंटरेस्ट भी डॉक्टर बनने में है, आपको बायोलॉजी भी अच्छी लगती है, तो आप डेफिनेटली बायो ले सकते हैं और आगे नीट करके आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा आप आते हैं आप पर्सनालिटी पे। पर्सनालिटी पे आप जब आते हैं तो पर्सनालिटी पे ये होता है कि व्यक्तित्व जो होता है, अब व्यक्तित्व के भी कई प्रकार हो सकते हैं। आपका व्यक्तित्व बहिर्मुखी है, आपका व्यक्तित्व अंतर्मुखी है, आपका व्यक्तित्व सामाजिक है, आपका व्यक्तित्व आपको हाथ से काम करना अच्छा लगता है, आपको लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। तो जो व्यक्तित्व रहते हैं उसके भी हमारे पास बहुत सारे जो पैरामीटर्स रहते हैं। आपका कलात्मक व्यक्तित्व है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है जिसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी है, एक्सट्रोवर्ट है, उसको लोगों से मिलना जुलना बात करना अच्छा लगता है, और आप उसको बोलो कि भाई तू कंप्यूटर में बैठ के दिन भर तू काम करते रहे, कुछ दिन शायद वो पैसों के लिए वो काम कर लेगा, लेकिन उसकी पर्सनालिटी में जहाँ उसको लोगों से मिलना जुलना इंटरेक्शन करना, सोशली उसको बात करना अच्छा लगता है, तो फिर वो क्या करेगा, कुछ दिन बाद उसको अपने बिजनेस उस कैरियर से उसको ऊब होने लगेगी और उसमें उसको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा। या फिर कोई व्यक्तित्व, किसी का व्यक्तित्व अंतर्मुखी है, वो एकदम से नए लोगों से बात नहीं कर पाता है, किसी से भी रिलेशन बनाने में नेटवर्किंग करने में उसको थोड़ा सा समय लगता है, और आप उसको बोलो कि भाई तू तो जाके सेल्स का या मार्केटिंग का जॉब कर, तो तू सेल्स या मार्केटिंग का जॉब करेगा तो उसमें भी आपको दिक्कत जाएगी और वो सेल्स मार्केटिंग का जॉब नहीं कर पाएगा। इसके अलावा कुछ लोगों का व्यक्तित्व होता है कलात्मक व्यक्तित्व होता है, जैसे आपने देखा है किसी को ड्राइंग करना अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, किसी को तबला बजाने में इंटरेस्ट होता है, और कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं। मतलब आप शब्दों के साथ भी कलात्मक हो सकते हैं, आप कला के साथ भी कलात्मक हो सकते हैं, आप ड्राइंग के साथ भी हो सकते हैं, आपको क्राफ्ट करना भी अच्छा लगता है, तो आप डिज़ाइन की फील्ड में जा सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे करियर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है। इवन मैं आपको बताऊं कि जो आईआईटी मुंबई और आईआईटी गुवाहाटी ने यूसिट करके एक एग्जाम दिया है, तो उसमें जाकर आप डिजाइन की फील्ड में बैचलर इन डिजाइन का कोर्स कर सकते हैं। तो ये जो आपका व्यक्तित्व है ये बताता है कि आप किस करियर में ज्यादा अच्छे से सक्सेसफुल होंगे और ज्यादा अच्छे से आप काम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एप्टीट्यूड, जिसको हम बोलते हैं अभिक्षमता। एप्टीट्यूड मतलब आपका जो एक इनबॉर्न एबिलिटी होती है, जन्मजात प्रतिभा होती है, जो भगवान के द्वारा आपको या प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होती है। तो बहुत सारे बच्चों को ये मालूम ही नहीं होता है कि उनका एप्टीट्यूड क्या है। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर जी, वो उनका जन्मजात उनका एप्टीट्यूड क्रिकेट खेलने का था। लता मंगेशकर जी, उनको भगवान ने जन्मजात संगीत और म्यूजिक की उनको विरासत दी थी। तो और जब वो एप्टीट्यूड को सही एनवायरनमेंट मिल गया, सही ट्रेनिंग मिल गई, सही कोचिंग मिल गई, तो उसके बाद वो जो उनका जो करियर है, जो उनका व्यक्तित्व है, वो उभर के आया। तो हमको सबसे पहले व्यक्तित्व किसी भी बच्चे के एप्टीट्यूड को, अभिक्षमता को जानना बहुत जरूरी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्कूल सिस्टम है ना, वो सिर्फ दो एप्टीट्यूड पे काम करता है, या तो आपकी शब्दों के साथ क्षमता अधिक होना चाहिए, लैंग्वेज एबिलिटी, या मैथमेटिकल एबिलिटी। हमारे जितना भी स्कूल में 12th तक जो पढ़ाई होती है, तो उसमें बच्चे का जो लैंग्वेज अच्छी होगी, भाषा अच्छी होगी, या बच्चे का गणित अच्छा रहेगा, तो हम बोलेंगे गणित अच्छा है तो वो साइंस में चले जाए, और अगर उसके भाषा का ज्ञान अच्छा है तो उसका एसएसटी में चले जाए या वो आर्ट्स लेकर करें। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो लैंग्वेज एबिलिटी होती है, वर्बल एबिलिटी होती है, उसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, उसके अलावा अगर बच्चा इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहता है तो उसकी मैकेनिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होना चाहिए। इसके अलावा अगर बच्चे का ड्राइंग में और डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसकी स्पैटियल एबिलिटी अच्छी होना चाहिए कि वो 3 डायमेंशनल ड्राइंग कर सके। तो आपको अपने करियर की प्लानिंग इस तरीके से करना है
कि आपका जो करियर है वो आपके इंटरेस्ट से भी मैच करे, आपके पर्सनालिटी से भी मैच करे और आपके एप्टीट्यूड से भी मैच करे। इसके अलावा और अब आप बोलोगे कि इसका हमको पता कैसे चल सकता है, तो जैसे कि हमने पिछले साल भी हमारा जो संत ज्ञानेश्वर स्कूल है, वहाँ पे बच्चों का हमने साइकोमेट्रिक असेसमेंट किया था, मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया था। और ये जो बच्चे अभी जो मेरिट में आए हैं और जो हमारे 5 से 10 बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो मुझे खुशी है कि मेरे द्वारा उन बच्चों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया गया था और हमने उन बच्चों का इंटरेस्ट, पर्सनालिटी और एप्टीट्यूड देखकर, साइकोमेट्रिक असेसमेंट देखकर हमने उनको बताया कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए और किस करियर में आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्ट, पर्सनालिटी और एप्टीट्यूड का सही कॉम्बिनेशन करेंगे तो आगे चलकर आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब सवाल आता है कि 10th के बाद आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करें। तो 10th के बाद अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास गणित आ जाता है, दूसरा हमारे पास बायोलॉजी आता है, तीसरा कॉमर्स आता है, चौथा ह्यूमैनिटीज आता है और छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ कई स्कूलों में वोकेशनल कोर्सेज और एग्रीकल्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो अगर आपका इंटरेस्ट गणित में है, आपको गणित करना अच्छा लगता है, फिजिक्स अच्छा लगता है, केमिस्ट्री अच्छा लगता है, उसके साथ साथ आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है और आपकी जो पर्सनालिटी है वो इन्वेस्टिगेटिव है, आपको रिसर्च करना अच्छा लगता है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हर चीज को देखकर आपके दिमाग में कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी आती है तो आप वो बंदे हैं कि जिसमें कि आपको मैथ्स लेना चाहिए और मैथ्स लेकर आप जाते हैं तो आप उसमें आगे आगे बढ़ सकते हैं उसमें। तो उस चीज के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको मैथ्स ले सकते हैं। और गणित लेकर आप कौन कौन से करियर बना सकते हैं। गणित लेकर सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम इंजीनियरिंग का करियर बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैथ्स के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग ही करियर नहीं है। अभी हमारे पास वैज्ञानिक की बहुत ज़रूरत है, हमको अभी रिसर्चर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आप देखिए, अभी हमारे यहाँ कितने सालों से कितने सारे लोगों ने, हजारों लाखों लोग मैथ्स ले लिए हैं, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ नोबेल पुरस्कार कितने सालों से हमारे भारत में नहीं आया। तो अभी हमको ज़रूरत है वैज्ञानिक की, हमको ज़रूरत है रिसर्च करने की। और अभी ये जो कोरोना पीरियड आया उसके बाद हमारा जो फोकस है वो हेल्थ और मेडिकल इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा हो गया है। तो जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है और बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है, अगर उसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा जेई मेंस के थ्रू आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आईआईटीज में जा सकते हैं, एनआईटीज में जा सकते हैं। मैं ये बात कर रही हूँ मैथ्स लेकर। और आईसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 7 इंस्टीट्यूट है। चंडीगढ़ में है, भोपाल में है, मोहाली में है, भुवनेश्वर में है। इनमें आप एप्लीकेशन देके आप इनमें जेई मेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। और जो 5 इयर्स कोर्स रहता है उसमें आप रिसर्च साइंटिस्ट का आप कोर्स कर सकते हैं और आगे डीआरडीओ में जा सकते हैं और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी आप जा सकते हैं। तो साइंटिस्ट हो गया, आपका गणित अच्छा है और गणित के साथ आपका गणित अच्छा है लेकिन आपको ड्राइंग करना भी बहुत अच्छी लगती है। अब आप बोलोगे गणित के साथ ड्राइंग का क्या कॉम्बिनेशन। हाँ, अगर आपको गणित अच्छा लग रहा है और आपको ड्राइंग और डिजाइन में इंटरेस्ट है तो आप आर्किटेक्चर की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। आप नाटा का एग्जाम दे सकते हैं, इवन आईआईटीज और एनआईटीज में जो आर्किटेक्चर के कोर्सेज हैं उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा जियोलॉजी है, आईटी है, सीएस है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा एनालिसिस, बिजनेस एनालिटिक्स। ये वाला जो आने वाला समय है ना, ये कोरोना पीरियड में जो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो अभी हमको डेटा एनालिसिस की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, हमको बैंकर्स की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, हमको रिसर्चर्स की ज्यादा जरूरत होगी। तो आप मैथ्स लेकर ना सिर्फ आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इसके अलावा इन सब करियर्स में भी आ सकते हैं। अब दूसरा मैं आती हूँ बायोलॉजी में। अगर आपको बायो अच्छी लगती है, बॉटनी और जूलॉजी अच्छी लगती है, फिजिक्स अच्छा लग रहा है, केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है और आपको हेल्थ साइंस के साथ साथ आपको एनाटॉमी में इंटरेस्ट है, प्लांट में इंटरेस्ट है, पैथोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप मेडिकल हेल्थ साइंस में जा सकते हैं। बायो लेकर सबसे पहला करियर हमारे दिमाग में डॉक्टर का आता है।
बहुत अच्छी बात है, एलोपैथी डॉक्टर वन ऑफ द बेस्ट करियर। लेकिन मैं बताऊं कि एलोपैथी डॉक्टर्स की हमारे यहाँ भारत में नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, तो हमको हमेशा एक सेकेंड ऑप्शंस रखना, तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। आप डेंटल में जा सकते हैं, आप आयुर्वेद में जा सकते हैं, आप यूनानी में जा सकते हैं, आप होम्योपैथी में जा सकते हैं, इवन आप प्राकृतिक चिकित्सा और योग में जा सकते हैं। आप देख रहे होंगे ना कि अभी देखिए, आयुष मंत्रालय बता रहा है कि कोरोना से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको काढ़ा पीना चाहिए। ये सब प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आ रहे हैं। योग है, योगा योग में आजकल हमारे यहाँ कोर्सेज हो रहे हैं। तो आपको अगर मेडिकल और हेल्थ साइंस में इंटरेस्ट है तो आप बायो लेकर आगे जा सकते हैं। तो ना सिर्फ आप एमबीबीएस और डॉक्टर की फील्ड में जा सकते हैं, हमारे पास पैरामेडिकल कोर्सेज है, हमारे पास स्पीच पैथोलॉजिस्ट है। आप चाहे तो आप साइकोलॉजी की फील्ड में आज आगे जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। और जो बायो के बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर में भी करियर बना सकते हैं। और आने वाला समय फूड, वाटर और एनर्जी से रिलेटेड रहेगा। तो अभी हम जो सुन रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती की सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है, हम सब कुछ सैनिटाइज कर रहे हैं क्योंकि वो क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज है, तो हमको प्योर चीजें चाहिए। तो प्योर चीजें करने के लिए हमको ऑर्गेनिक खेती करना पड़ेगी। ऑर्गेनिक खेती करने के लिए हमको प्लांट टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट करना बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी है। तो बायो में भी करियर के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अगर आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है और अगर आपका मेडिकल में नहीं हो पाता है तो चिंता मत करिए, मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा। मेरे हमारे जो फेसबुक के पेज में आप अपने कमेंट्स लिखिए। मैं महाराष्ट्र मंडल की सदस्य हूँ, मेरा नंबर है, आप मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप निराश मत होइएगा, बायो में भी एक से एक बढ़कर करियर के ऑप्शंस मौजूद है। अब तीसरा हम आते हैं आर्ट्स के करियर में। जैसे मैंने कहा कि एक जमाने में जो आर्ट्स का करियर होता था वो ये माना जाता था कि वो सिर्फ गर्ल्स के लिए बना है, कि हाँ लड़कियों को पढ़ाना है, पढ़ाने के बाद तो इनकी शादी कर देना है, तो इसलिए लड़की को आर्ट्स ले लेने दो और उसके बाद वो टीचिंग के जॉब में चली जाएगी या अधिक से अधिक किसी गवर्नमेंट जॉब में चली जाएगी। पर बच्चों, मैं आपको बताऊं, आज के ज़माने में जो आर्ट्स का करियर है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट करियर है। अभी डीयू यूनिवर्सिटी ने, अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन ओपन कर दिया है और जो कट ऑफ्स जाते हैं, चाहे आप लेडी श्री राम कॉलेज की बात करो, आप चाहे गार्गी कॉलेज की बात करो, आप सेंट स्टीफन कॉलेज की बात करो, 99, 100, 95 ऐसे कॉलेज से कट ऑफ जाते हैं। तो अब ये भूल जाइए कि जिसके कम मार्क्स आते हैं वो आर्ट्स लेता है। अब जमाना बदल गया है, अब जिसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं वो आर्ट्स ले रहा है। और आर्ट्स लेकर आप हिस्ट्री की फील्ड में जा सकते हैं, आप साइकोलॉजी लेकर आप मनोविज्ञान में जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स लेकर आप अर्थशास्त्री बन सकते हैं। इसके अलावा आपको इतिहासकार बनना हो, आपको म्यूजिशियन की म्यूजिक की फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उसमें आगे जा सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, मास कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन और लॉ, कॉर्पोरेट लॉयर आज की डेट में एक जबरदस्त करियर हो गया है। तो बच्चे क्या करते हैं, 11th-12th में आर्ट्स लेते हैं, उसके बाद वो क्लैट का एग्जाम देते हैं और क्लैट का एग्जाम देने के बाद में वो BA-LLB करते हैं और BA-LLB करने के बाद आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं और आप सिविल जज बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास एन नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। साथ ही साथ यूपीएससी करना हो, आपको पीएससी करना हो, आईएएस करना हो, इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना हो, तो आपके पास आर्ट्स से अच्छा बैकअप कुछ नहीं है। और एक लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि यूजीसी में हमको सबसे ज़्यादा, यूजीसी जो कॉलेजेस है वो हमको बता रहा है कि हमको सबसे ज़्यादा प्रोफेसर्स की ज़रूरत है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, उर्दू में है और संस्कृत में है। तो अगर आपका भाषा में इंटरेस्ट है तो आप बीए करिए, एमए करिए, पीएचडी करिए, नेट करिए और आपको कॉलेजेस में आपको बहुत अच्छे जॉब्स अवेलेबल हो सकते हैं। चौथा मैं आती हूँ कॉमर्स। कॉमर्स जो कि एक पहले माना जाता था कि जो बिजनेस फैमिली रहती है उनके बच्चे कॉमर्स की फील्ड में जाते हैं, पर अभी जैसा कि मैंने कहा जमाना बदल रहा है, नॉर्मल अब न्यू नॉर्मल हो गया है, ऐसे ही कॉमर्स भी अब ई कॉमर्स हो गया है। कॉमर्स अब डिजिटल इकोनॉमी हो गई है। अब जो फिनांस है वो टेक्नो फिनांस हो गया है। मतलब चीजें वही है लेकिन पिज्जा वही है, लेकिन उसके ऊपर की आपकी जो टॉपिंग है वो चेंज होती जा रही है। तो आप कॉमर्स की फील्ड में जाके आप चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये अब स्टैंडर्ड कैरियर है।
और सिर्फ सीए करने से कुछ नहीं होगा, सीए के साथ आपको सीएफए करना पड़ेगा, क्योंकि जमाना अब सुपर स्पेशलाइजेशन का हो गया है। देखा ना आपने कि अभी बीमारियां भी सुपर स्पेशलाइज्ड हो रही है। पिछले 4 महीने से पूरा विश्व थमा हुआ है। पूरे विश्व के वैज्ञानिक ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि ये कारण क्या है और इसका वैक्सीनेशन कोरोना का क्या है, और अभी हम सुपर स्पेशलाइजेशन से काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो अभी बच्चे 10th के बाद 11th में जा रहे हैं, जब आज से 7 साल बाद वो करियर की फील्ड में जाएंगे तो वो सुपर डुपर स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। तो आपको अब कॉमर्स में सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट और आपका कंपनी सेक्रेटरी वो तो है ही। इसके अलावा आप बीबीए में जा सकते हैं, बीकॉम में जा सकते हैं। अभी तक बीबीए मार्केटिंग और फाइनेंस में होता था, अब बीबीए किस में होगा? डिजिटल मार्केटिंग में होगा। अब बीबीए फाइनेंस किस में होगा? टेक्नो फाइनेंस में होगा। तो अभी आप बीबीए में जा सकते हो, बीकॉम में जा सकते हो, आप बैंकिंग में जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो, मर्चेंट बैंकिंग में जा सकते हो, शेयर मार्केट में जा सकते हो। तो बहुत सारे हमारे पास करियर के विकल्प कॉमर्स में मौजूद है। इवन इन सब के अलावा आप एक्चुरियल साइंस में जा सकते हो। अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री से आपकी दोस्ती नहीं है, आप मैथ्स भी पढ़ना चाहते हो, तो आप कॉमर्स और मैथ्स लेके पढ़ाई कर सकते हो, और कॉमर्स और मैथ्स लेकर आप फाइनेंस की फील्ड में जा सकते हो। इसके अलावा एक्चुरियल साइंस है, उसकी फील्ड में भी आप करियर आगे बना सकते हो। तो बच्चों 30 मिनट हो चुके हैं। मेरे पास 10 करियर क्लस्टर में लगभग 5,000 से ज्यादा करियर के ऑप्शन मौजूद हैं। अगर मैं रोज आप लोग को एक एक दिन भी एक एक करियर बताऊंगी तो मुझे कम से कम 4,000 दिन चार आप लोगों के साथ फिर से रूबरू होना पड़ेगा। तो मुद्दा यह है कि करियर प्लानिंग के आपके पास बहुत सारे अवसर मौजूद हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट को जानिए, अपनी पर्सनालिटी को जानिए, अपने एप्टीट्यूड को जानिए, और इसके अलावा यह है कि अपने आप को टटोलते रहिए, अपनी संभावना को जानते रहिए, और ये देखते रहिए कि आपके लिए कौन सा करियर अच्छा है, किस चीज में आपको इंटरेस्ट अच्छा लग रहा है। और अपने आंख और कान हमेशा खुले रखिए, क्योंकि सिचुएशन लगातार बदलती जा रही है। आज जो चीजें हैं वो आज से 2 साल बाद नहीं रहेंगी। बहुत सारी सिचुएशंस बदलती जा रही है। तो अपने आप को अपडेट रखिए, और आप लोग किस्मत वाले हो कि आपके पास घर बैठे आपको गूगल में आपको सारी जानकारियां अवेलेबल है। तो ये जो कोरोना का समय आया है, ये आपदा का समय है, उसको अवसर में बदलिए। अपने आप का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और ये देखिए कि आप में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको आप अपडेट कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के द्वारा आप फ्री कम्युनिकेशन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सरा, यूडेमी, ये दो वेबसाइट है। कोर्सरा और यूडेमी दो वेबसाइट है। इसमें आपको डेटा हैकिंग के, मशीन लर्निंग के, कंप्यूटर से रिलेटेड आपको बहुत सारे सी, सी प्लस, पाइथन, जावा, आर प्रोग्रामिंग आपको फ्री में कोर्सेज अवेलेबल है। और यूडेमी में भी आपको बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। इवन जो पेरेंट्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आप अपने आप के बिजनेस में आगे जाना चाहते हो तो आपको अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है। अब पिज्जा की टॉपिंग सिर्फ वेजिटेबल से नहीं चलेगी, उस पर आपको चीज़ा भी डालना पड़ेगा, पिज्जा भी चीज भी डालना पड़ेगा, मशरूम भी डालना पड़ेगा, और उसको यम्मी बनाना पड़ेगा। तो आप अपने स्किल्स को बढ़ाते रहिए, और इस स्किल्स को बढ़ाने की प्रोसेस में महाराष्ट्र मंडल रायपुर आपके साथ हमेशा है। आपको जैसे कि हमारा ये कहना है कि जीवन से पहले भी और जीवन के बाद भी और जीवन के साथ भी हमारा व्यक्तित्व विकास प्रकल्प आपको पूरी मदद करेगा, और आपको अपने कैरियर से संबंधित जो भी आपकी चुनौती आ रही है, प्रश्न आ रहे हैं, आप मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं डॉक्टर वर्षा वर्वनकर, आप महाराष्ट्र मंडल के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और बस मेरा इतना ही कहना है कि इस समय का अच्छे से उपयोग करिए, और ये जो समय है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।
अपना ध्यान रखिए और इसके साथ-साथ जो महाराष्ट्र मंडल के रायपुर के हमारे विभिन्न प्रकल्प चल रहे हैं, उसमें चाहे वो आपका मेडिकल इक्विपमेंट योजना हो, चाहे वो अन्नपूर्णा योजना हो, चाहे मास्क वितरण योजना हो या घर में राशन खरीदने वाली जो योजना है, उसमें जितना भी आप सहयोग कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं ये आपका सहयोग, चाहे राम सेतु बनाने में बड़े-बड़े वानरों ने सहयोग दिया था, एक नन्ही गिलहरी ने भी सहयोग दिया था, तो हम नन्ही गिलहरी बनकर महाराष्ट्र मंडल के द्वारा हम सामाजिक प्रतिबद्धता में आगे बढ़ सकते हैं और अपना जो हमारी जो भारतीय सनातन पद्धति है कि हम साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, कि हम जितना आगे कर सकते हैं उतना हम लोगों की हेल्प करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, टेक केयर और फिर जल्दी से मुलाकात होगी। और आपके जो भी प्रश्न है कमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते जा रहे हैं, पर अभी उनका जवाब देना संभव नहीं है। मैं आपको फेसबुक पेज के माध्यम से आपको मैं जवाब दूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए, जल्दी से मुलाकात होगी। नमस्कार।